नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। राज्य सरकार द्वारा ट्रांसफर पर जो बेल्ट लगाया होता, प्रतिबंध लगाया था, उस प्रतिबंध को हटा दिया गया है, जिसके बाद हालत यह है कि चित्तौड़गढ़ जिले के सभी विधायकों के यहाँ जो जन सुनवाई हो रही है उसमें अधिकांश लोग इन दिनों ट्रांसफर की डिजाइन के लिए आ रहे हैं और विधायकों की हालत यह है कि एक ही पोस्ट के लिए कई लोग उनसे डिजाइन करवाने के लिए आ रहे हैं, यानी कि संबंधित मंत्रियों के यहाँ सिफारिश के लिए पत्र लिखवाने के लिए आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में विधायक की दुविधा की स्थिति में कि वह किसके लिए डिजाइन करें और किसके लिए नहीं करें। ऐसी स्थिति चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया के यहाँ जन सुनवाई के दौरान शुक्रवार को विधायक कार्यालय में देखने को मिली। विधायक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जो लोग आए उनमें 10 में से 6-7 लोग ऐसे थे जो कि ट्रांसफर को लेकर आए, जो कि विधायक की डिजाइन चाहते थे। राज्य सरकार द्वारा तबादलों से प्रतिबंध हटाया जा चुका है। उसके बाद हालत यह है कि चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया के यहाँ जो प्रतिदिन मधुबन स्थित विधायक कार्यालय में जन सुनवाई की जाती है, उस जन सुनवाई के दौरान 2 जनवरी से ही ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी अधिक बढ़ गई है जो कि अपने परिवार के सदस्य या किसी रिश्तेदार का ट्रांसफ़र करवाने के लिए विधायक की डिजाइन के लिए यहाँ आ रहे हैं। लेकिन विधायक के सामने भी दुविधा की स्थिति इन दिनों यह चल रही है कि एक ही पद के लिए कई लोग उनकी डिजाइन के लिए आ रहे हैं, जिसके कारण उन्हें भी यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वह डिजाइन करें तो किसकी करें। और इस कार्य के लिए उन्होंने अपने पास 2-2, 3-3 लोगों को इस कार्य के लिए सहायता के लिए नियुक्त कर रखा है। इस जन सुनवाई के दौरान जहां कई समस्याओं का शुक्रवार को मौके पर ही अधिकारियों को फ़ोन कर निस्तारण किया गया, वहीं कई लोगों को उनके संबंधित रिश्तेदार आदि की ट्रांसफ़र को लेकर डिजाइन भी विधायक की ओर से संबंधित मंत्रियों के नाम पर लिखी गई। चित्तौड़गढ़ में अब मनचलों की खेल नहीं है, क्योंकि शुक्रवार से जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा हरी झंडी दिखाकर एक ऐसी पेट्रोलिंग यूनिट को रवाना किया गया जो विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के आसपास मौजूद रहेगी और मनचलों पर निगाह रखेगी। यदि कोई भी मनचला किसी भी तरह की हरकत करता पाया गया तो वह सीधा पुलिस कोतवाली या पुलिस थानों की हवालत में दिखाई देगा। राजस्थान पुलिस की ओर से चित्तौड़गढ़ शहर में महिला सुरक्षा के लिए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट प्रारंभ कर दी गई है। शुक्रवार को जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने जिले को आवंटित 6 स्कूटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यूनिट महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग करेगी। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए राजस्थान सरकार ने प्रत्येक जिले में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट बनाने का फैसला लिया है। इसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकना है और यह निर्देशानुसार इस बारे में चित्तौड़गढ़ के जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पेट्रोलिंग यूनिट्स चालू करी गई हैं और इनका उद्देश्य है महिलाओं और बच्चियों के साथ जो अपराध या छींटाकशी या छेड़छाड़ की घटनाएं, इस पर अंकुश लगाना। ये चित्तौड़ नगर के लगभग 70 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को लगातार निगरानी में रखेंगी और ये भी सुनिश्चित करेंगी कि किसी महिला और बच्ची के साथ में कोई छेड़छाड़ या कोई अपराध नहीं हो। उनके साथ में अपने नंबर भी शेयर करेंगी और यदि कोई अपराध होता है या कोई परेशान करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी करी जाएगी। कहते हैं जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है, मौत कब आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। उसी तरह का हाल मौसम का भी है। हालत यह थी कि 7 दिन तक, लगभग 7 दिन तक चित्तौड़गढ़ एवं पूरे जिले में कोहरे एवं सर्दी के कारण लोगों का हाल बुरा था। लेकिन शुक्रवार को मौसम एकदम परिवर्तित हुआ, जिसकी की उम्मीद भी नहीं की जा रही थी, क्योंकि अभी तो दिसंबर का महीना चल रहा है और पहला सप्ताह ही है। हालत यह थी कि दिन भर इतनी अधिक तेज धूप थी कि कई लोगों को तो ऊनी वस्त्र खोलने पड़े। हालांकि साय होते ही हल्की सर्दी का आभास हुआ, लेकिन ये जो मौसम है ये काश्तकारों के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण मायने रखता है। कुछ ऐसी फसल होती है
जो कि सर्दी के लिए फायदेमंद होती है, लेकिन अधिक सर्दी होती है, बारिश होती है, ओले गिर जाते हैं सर्दी के मौसम में, तो उसे नुकसान भी पहुंचता है। हमने गत 2-3 दिनों में चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जो गेहूं एवं अफीम की जो फसल है उसको लेकर देखा, काश्तकारों से बातचीत की कि कितना असर पड़ता है इन काश्तकारों पर मौसम का। बताते हैं ग्राउंड पर ली गई चित्तौड़ दर्शन की रिपोर्ट। किसी भी फसल की पैदावार को लेकर मौसम काफ़ी कुछ निर्धारित करता है और मौसम के कारण ही फसल के उत्पादन पर भी काफ़ी कुछ असर पड़ता है। यदि मौसम काश्तकारों के अनुकूल रहता है तो पैदावार अच्छी रहने की संभावना रहती है। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में गत दिनों जब लगातार सर्दी पड़ी तो उस दौरान हमने विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर यह जानने की कोशिश की कि काश्तकारों के लिए मौसम कितना अधिक प्रभावित करता है। कई काश्तकारों ने बताया कि इस वर्ष सर्दी अपेक्षाकृत देरी से शुरू हुई, इस कारण गेहूं की बुआई भी उनके द्वारा देरी से की गई, क्योंकि गेहूं की बुआई के लिए अच्छी सर्दी का होना आवश्यक है। कई काश्तकारों ने बताया कि गेहूं की बुआई इस कारण देरी से किए जाने के कारण इसका उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। कृषि विभाग के अधिकारियों का भी मानना है कि गेहूं की बुआई जिस समय की जानी चाहिए थी उस समय चित्तौड़गढ़ जिले में इतनी अधिक सर्दी नहीं थी और इस कारण इसका उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर दीपावली के आसपास अफीम उत्पादकों को अफीम के पट्टे मिल जाने के बाद उन्होंने अफीम की पैदावार भी शुरू कर दी है, लेकिन काश्तकारों ने बताया कि यदि सर्दी तेज पड़ती है और इस सर्दी के दौरान भी बारिश और ओले गिरते हैं तो अफीम की फसल काफ़ी अधिक प्रभावित होती है। एक और जहां अफीम की पैदावार जिन काश्तकारों ने की है, बुआई की है, वह यह दुआ कर रहे हैं कि कम से कम जनवरी महीने में और कड़ाके की सर्दी नहीं पड़े और कम से कम बारिश तो नहीं पड़े। काश्तकारों ने इन दिनों गेहूं एवं अफीम की फसल को लेकर बुआई के साथ ही इसकी सिंचाई भी शुरू कर दी है। क्या नाम आपका? रामनिवास। रामनिवास जी, हम देख रहे हैं कि आपके खेत में हम आए हैं और गेहूं की आप बुआई कर रहे हैं, इस समय आप खाद डाल रहे हैं। सबसे पहले सवाल तो ये कि कौन सा खाद डाल रहे हैं आप इस समय? यूरिया खाद डाल रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि यूरिया खाद के अलावा जो जैविक खाद होता है वह भी काफ़ी फायदेमंद होता है, क्या वो भी आप डालते हैं या नहीं? डालते हैं ना, वो भी डालते हैं। लेकिन हम आपके खेत में देख रहे हैं कि इसमें बहुत छोटे छोटे जो गेहूं, जबकि ये गेहूं इस समय काफ़ी भी ऊपर हो जाने चाहिए, लेकिन बहुत छोटे छोटे भी गेहूं दिख रहे हैं। तो क्या इस बार देरी से बुआई हुई है? हाँ, मौसम के हिसाब से। मौसम के हिसाब से तो किस तरह का मौसम गेहूं की बुआई के लिए चाहिए? ठंड का मौसम चाहिए। ठंड का मौसम चाहिए। तो अभी 2-3 दिन से जैसे सर्दी पड़ रही है, वैसी सर्दी पहले अगर होती, सही बात है, यानी नवंबर महीने में, सही बात, नवंबर महीने में, तो अभी आपने बुआई कितना टाइम पहले बोई है? तो 20-25 रोज पहले। 20-25 रोज पहले। तो आपको क्या उम्मीद है कि कब तक ये बुआई पूरी हो जाएगी, काम मतलब कब इसका फसल मिलने लग जाएगी? नहीं, अब तो बुआई तो हो गई। हाँ, बुआई तो होगी, फसल वाली बात कर रहे हैं। फसल तो 4 महीने में। 4 महीने लगेंगे फसल को? 6 महीने लगते, वैशाख महीना खुद आएगा वो तो। अच्छा, वैशाख महीने में आएगी। और यदि अपन टाइम पे अगर बुआई हो जाती है, अगर सर्दी काफ़ी तेज पड़ती तो कब तक हो जाती है फसल? मतलब आप मानते हैं कि जो भी ये 6 महीना पहले आई जावे, पहले आती है, क्योंकि अभी तो आधा फीट भी मुश्किल से हुई है। जैसे ये अपन फागुन लगते हैं होली के दिन, हाँ, होली के महीने में कटनी आ जाती है, फसल अगेती होती है तो। हाँ हाँ, लेकिन इस बार होली के बाद भी फसल तैयार होगी। तैयार होगी। तो ऐसा पहले हुआ या पहली बार पहले भी ऐसे हुआ कि कभी कभी होता, कभी कभी? मौसम के हिसाब से। हाँ हाँ। तो पानी की यदि बात करें तो इसमें जहाँ हम खड़े हैं पानी तो भरपूर है। हाँ, पानी की कोई कमी नहीं है, केवल सर्दी की वजह से जो है सही है। असर पड़ा है। तो ये जो आप बता रहे हैं, अभी ये गेहूँ हम देख रहे हैं कि गेहूँ की फसल तैयार, फिर ये फसल तैयार होती है, फिर आप लोग कहाँ मंडी में बेचते हैं या अपने स्तर पर बेच देते हैं? कहाँ? निम्बाड़ा मंडी में? निम्बाड़ा में। लेकिन चित्तौड़गढ़ मंडी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाई इस कारण? हाँ, कभी कभी लाते हैं वहाँ पे भी, बाकी ज़्यादा निम्बाड़ा जाता है। निम्बाड़ा। और यदि सुरक्षा की बात करें तो गेहूँ की फसल को नुकसान तो कोई नहीं पहुँचाता? हाँ। कोई जीव जंतु? नहीं, रोज तो नील गाय नहीं पहुँचा। अच्छा, रोज आते हैं यहाँ पे? नील गाय वो भी खाती है? देसी गाय। अच्छा, देसी गाय भी घुस जाती है, तो उसकी सुरक्षा भी आपको करनी पड़ती, ध्यान रखना पड़ता है उसको। अच्छा, ये तारबंदी हम देख रहे हैं, चारों ओर तारबंदी कर रखी है, वो आपने। तो अपन इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ क्या सबसे अधिक इसमें गेहूँ की बुआई चल रही है? गेहूँ की बुआई चल रही है।
हम देख रहे हैं कि आपके खेत पर अफीम की जो है फसल आपने लगाना शुरू कर दिया है, तो कब लाइसेंस मिल गए थे आपको? ये लाइसेंस तो बहुत पुराना है। बहुत नहीं, अब लेकिन वापिस हर साल मिलता है ना, तो अभी जैसे अभी दिसंबर चल रहा है, नवंबर मिल गया था, दीपावली पहले दीपावली से पहले आपको मिल गया था। और कितने साल से आप अफीम की खेती बो रहे हो? हमारे पापा के टाइम से ही बोल रहे हैं हम। यानी कि बहुत बरस पहले हो गए। तो ये जो अफीम का पट्टा मिलता है, उसके बाद ये हम देख रहे हैं खेती जो है देख रहे हैं, तो खेती कैसे, मतलब क्या उसके बीज मिलते हैं अफीम के? हाँ बीज मिलते हैं। और कितनी आरी में पट्टा? 10 आरी मिला? हाँ 10 आरी मिला। और उसके बाद में आपने इसकी बुआई कब शुरू की? दिवाली के बाद ही कर दी थी? धनतेरस की धनतेरस पे। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि जब आपको पट्टा मिलता है तो आप जब आप बुआई करते हैं उससे पहले माँ कालका माता के अभी मंदिर में वहाँ भोग लगाते हैं और वहाँ कोई जाते हैं और कोई प्रार्थना पत्ती वगैरह देते हैं, पत्ते देते हैं, वो करती हैं। तो ये क्या होता है? ये हमारे लोग जानना चाहते हैं कि ये कैसे, क्या सिस्टम है? वो देवी देवता से प्रार्थना करते हैं कि हमको अच्छा देना। उसके बाद आप बुआई करते हैं, तो वहाँ कोई चिट्ठी वगैरह लिख के भी छोड़ जाते हैं? वैसी प्रार्थना मनमानी? फूल मांगते हैं नरे लोग, तो बहुत लोग तो फूल मांगते हैं, बहुत लोग बोलमा करते हैं कि हम ये मेवा चढ़ाएंगे या कोई दार वार चढ़ाएंगे। हाँ। तो केवल कालका माता में, सांवले जी में भी होता है? नहीं, सांवराजी में जो अपनी अपनी इच्छा जो अपनी इच्छा से। और हम देखते हैं कि कई जो लोग जो अपने खेतों में अफीम की बुआई करते हैं, वहाँ माता की स्थापना भी होती है दर्द कोई, तो वो आपके यहाँ स्थापना? वो ना झंडी लगा रखी है। अच्छा, वो झंडी वो स्थापना ही की जा चुकी है, तो वो बुआई करते हैं उस टाइम करते हैं। तो अभी जैसे ये दिसंबर माह चल रहा है, तो ये कब तक तैयार हो जाएगी अफीम की फसल? यही वो बड़ी मार्च तक, होली के आसपास हो जाएगी। तो ये तो फसल टाइम पर हुई है, इसको तो कोई नुकसान नहीं है फिलहाल। लेकिन काश्तकार कई समय से कई तरह की मांगे करते हैं कि साहब एक तो जो है अफीम का मूल्य बढ़ना चाहिए, क्योंकि 10 आरी में हम आप देख रहे हैं कि आपने ये अफीम बोई है, तो इसमें आपने सिंचाई भी, खेत में पानी भी, एक खाद भी आप डालते होंगे, और जब कटाई होती है तो बाहर से आप लेबर भी बुलाते हैं। तो 10 लेबर लेती है भैया, 500 रुपये लेती है। 500 रुपया लेती है लूनने का, 500 चीरने का। हाँ। और इसमें जैविक खाद के कट्टे, ये वो बोलते हैं ना, कौन सा नाम बोलते हैं उसको, पोटाश और कालिया खाद जी, DAP, ये खर्चा भी होता है। इसमें हमने 30-35 हजार का 10 आरी में कोर्स चलाते हैं। अच्छा। जब कभी तो 40 हजार का भी हो जाता है, जबकि ये मौसम के हिसाब से बादल होता तो इसमें रोग हो जाते, तो उसकी वजह से हमें एक कोर्स ज़्यादा छाड़ना पड़ता है। तो एक कोर्स 5,000-6,000 तक का पड़ता है। तो इसका मतलब 10 आरी की जो फसल आप तैयार करते हैं, तो मान के चलता हूँ कम से कम 1 लाख रुपए खर्चा हो जाता होगा, सारी फसल तैयार हो जाती है। और जबकि मूल्य चल रहा है 2200 औसत इतना मिलता होगा। तो 2200 नहीं मिले, 2200 बहुत ज्यादा है। 2200 भी ज्यादा, कल 1700-1800 रुपया। तो 1800 रुपए का 10 आरी का हो गया, फिर तो बहुत कम हुआ ये तो। कम हो रहे हैं ना, इसीलिए तो किसान मांग कर रहे हैं, बेचारे बहुत दुखी है। नहीं तो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक ये उठता है कि आप तो काश्तकार हैं जैसे, हर कोई सोचता है कि 1 लाख रुपए खर्च हो गया और आपको 1700 रुपए एक आरी पे मिल रहे हैं, एक आरी पे मिल रहे हैं ना, तो 10 आरी पे आपको कितने मिले? वो तो कम, बिल्कुल कम मिल रहे, 10,000 17,000 केवल मिले। तो फिर ये जो नुकसान की खेती है वो फिर काश्तकार क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? पर कोई आवक नहीं है इसलिए करते हैं कि 5-50 हजार का दाना, क्योंकि डोडा चूरा पे भी आपका हक नहीं रहा। पोस्ट ऑफिस है केवल पोस्ता की कमाई जो हो जाती है आपकी है। तो 10 आरी पे यदि हम पोस्ता की बात करें तो कितना पोस्ता निकल जाता होगा? 10 आरी जो है 50-60 किलो, 50-60 किलो, वो आप बाजार में कहीं भी बेच सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन डोडा चूरा को लेकर जो हक आपका था, उसको लेकर भी मांग होती है बार बार कि डोडा चूरा का हक काश्तकार का ही होना चाहिए। सही बात है। तो वो इसलिए तो होती है ना कि मिलता कुछ नहीं है। हाँ। तो ये काश्तकार का वे तो मान लो थोड़ा बहुत मजदूरी निकले। हाँ। यो तो और क्या समस्या आती है अफीम काश्तकारों की यदि हम बात करें खास तौर पर? क्या यहाँ भी वो रोजड़े वगैरह की समस्या रहती है ना? रोजड़े थी, पूरी रात भर सोना पड़ता है। अभी यही डेरा यहाँ घर बनाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ कितने महीने तक फिर रहना पड़ेगा आपको? देखो नहीं, आप गर्मी आ जाती तब, जब डोडा टूटेगा तब तक। अच्छा, डोडा जो बन जाता है, जो तैयार होने लग जाता है, वो उसमें कितना टाइम अभी लगेगा? अभी फसल बहुत छोटी है, देख रहे हैं। फागुन महीने, चैत महीने टूटेगा ठीक, होली के आसपास। होली के बाद होली में तो बढ़ चलेगा, चीरते। अच्छा, जो आप चिराई होती है उसको बोलेंगे। और फिर अप्रैल में फिर आप फसल देते हैं, अप्रैल में फसल देते हैं, और फिर आप जो दिवाली के आसपास आपको पट्टा मिलना लग जाता है। और एक जो कई काश्तकार मांग कर रहे हैं, जो एक खेती होती है, एक तो ये होती है आपकी चिराई वाली, और एक कौन सी CRP कौन सी एक बात आपकी होती है, उसको भी मांग कर रहे हैं कि ये बंद होनी चाहिए।
आपको जो मिली है ना, आपको आप क्या करते हैं, इसको चिराई करते हैं? एक हमारे चीरने वाला है, एक और सीपीएस है। हाँ, सीपीएस में वो सीपीएस, तो सीपीएस का भी बहुत से काश्तकार विरोध करते हैं कि नहीं ये बंद होना चाहिए, सीपीएस से पद्धति बंद होनी चाहिए। अरे तो कुछ नहीं है, गए साल तो हमारे 50 किलो कोसले ही नहीं निकले और 70 किलो की मांग कर रहे, तो कहाँ से लाए? अच्छा, उसमें ये दिक्कत आती है। ये दिक्कत आती नहीं, लाए कहाँ से? जी। इसको जैसे तैसे बेचारे, कुछ लोग तो पैसे देके खरीद लेते हैं, कुछ गरीब होते तो पैसे देके भी नहीं खरीद सकते। ये समस्या, यानी कि समस्याएं काश्तकारों को काफी अधिक झेलनी पड़ती है, चाहे गेहूं की फसल हो, चाहे अफीम की फसल हो, काश्तकार इस परेशानियों का यानी कि मौसम की मार भी काफी रहती है। और यदि एक अंतिम बात आपसे करें, यदि सर्दी तेज पड़ती है या ओले भी, कई बार हम देखते हैं कि मार्च के आसपास कई बार बारिश भी हो जाती है, ओले भी गिर जाते हैं, ऐसा पहले कई बार हुआ, तो उससे भी नुकसान होता है, नष्ट हो जाती ना, खत्म हो जाती, डोडा नष्ट हो जाता है। और डोडे की जब आप चिराई करेंगे वो आप शाम के टाइम करते हैं? 12 बजे बाद, दिन के 12 बजे बाद आप करते हैं, और फिर अगले दिन उसकी आप फसल लेते हैं, यानी एंड मॉर्निंग सुबह 5 बजे आप लेते हैं। यानी डोडा जब आप दिन को 12 बजे उसकी चिराई कर देते हैं और अगले दिन 5 बजे सवेरे उसका दूध निकालना, और फिर उसके बाद जब अफीम का तोल होता है तो उससे पहले भी अफीम आपको घर पे पूरा सुरक्षा के साथ, वो उसको दूध आता है, पानी एक टपको बेड़ा करना पड़े, तो उसका आधा वजन ही रहता है, सूख जाता है, तो उस टाइम तो आपकी पूरी नींद ही गायब हो जाती है, क्योंकि हमारे तो ऐसी टेंशन पड़ती है क्योंकि जब तक तुलाई करनी है तब तक सारा आपको ही रखना पड़ता है। रखना पड़ता है, क्या करें, मजदूर भी लगाना पड़ता है, मौको पड़ता है, तो जैसे जैसे चोर हो आते हैं तो हम मजदूर पैसे दे के मजदूर बिठाना पड़ता है। और उस टाइम जब ये चिराई होती है तब मजदूर भी काफी मुश्किल से मिलते होंगे? बहुत मुश्किल से, 8 जने 9 जने तो लूने में चाहिए, फिर 5 जने 4 जने चीर देने में चाहिए। और आप बता रहे हैं कि जो 500 रुपए तक लेबर मांगती है? मांगती है, अभी 350 रुपया खुदाई करने में लिया। अच्छा, एक क्यारा नहीं निकलता पूरा दिन भर का, ऐसा बगदा पाड़ के खुदाई की इसकी। तो परिवार के सदस्य भी सहयोग करते ही होंगे? परिवार में 13 सदस्य कटे, मिदुई मियाँ बीबी हान, 3 बच्चियां हैं छोटी। अच्छा, सब मजदूरी लगे, सब हमारे इस फसल में 60 आदमी हो गए खुदाई में। अच्छा, इसमें 60 मजदूर लगाना पड़ेंगे आपको? 60 मजदूर लग चुके हैं हमारे, अब तक लग चुके हैं अब तक? और बाद में जब चिराई होगी तब वो लगाने पड़ेंगे आपको? लगाने पड़े, खूब खर्चा होता है, अनिवासी तो किसान देखे बिचार कई मिल रहे हो अपने, पर फिर भी यूं ही है कि वहाँ चलो थोड़ी बहुत कटे पोस्ता मिल जाए। तो अब सब कुछ जो है सारा कुछ पोस्ट दाना पे निर्भर है। और पोस्ट दाना कितने में बिक जाता है किलो? अभी तो ये तो 80,000 90,000 क्विंटल। क्विंटल अच्छा, क्विंटल बिक जाता है। 80,000 90,000 तक था भाव, 1,10,000 का ही। हाँ, बीच में 1 लाख भी पहुंच गया था। तो अपन 10 आरी में जो अपने निकल जाता होगा, कितना निकल जाता होगा? निकले नहीं, 50-60 किलो के एवरेज निकल जा। 50-60 यानी कि 50-60 हजार उसके मिल जाते हैं। और बाकी अफीम जो आप देते हैं सरकार को, में तो कहीं नहीं मिले, मग धान क्या पैसे नहीं मिले, 10-12 हजार रुपया कुल मिले। हाँ, आप कह रहे हो कि 17-18 हजार ही मुश्किल से मिल पाते हैं। 1700 ही मिल पाते हैं आपको, जबकि 2200-2500 होते हैं जो अच्छी अफीम होती है, उसके 2225 मिल पाते हैं। 28 से 30 दिसंबर के बीच हमने चित्तौड़गढ़ के आसपास कई ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर खेतों में सरकार तो काश्तकारों की समस्याएं जानने की कोशिश की, और ये जानने की कोशिश की कि इन दिनों इन खेतों में गेहूं एवं अफीम की एवं अन्य फसल का क्या हाल है। सरसों की फसल भी विभिन्न खेतों में लहरा रही है। कई काश्तकारों ने बताया कि अमूमन गेहूं की जो फसल है वह होली से पहले ही तैयार हो जाती है, लेकिन इस वर्ष सर्दी अपेक्षाकृत देरी से पड़ने की वजह से गेहूं की जो फसल है, उत्पादन है, वह इस बार होली के बाद हो पाएगा। कई खेतों में हमने देखा कि काश्तकारों ने सर्दी से बचाव के लिए अफीम की खेती की सुरक्षा इस तरह कर रखी है, यानी कि सर्दी तेज न पड़े, इस कारण अफीम की फसल का इस तरह इंतजाम कर रखा है। जबकि गेहूं की बुआई करने वाले काश्तकारों का कहना था कि उन्हें अच्छी सर्दी चाहिए, और अफीम की फसल तैयार करने वाले काश्तकार अब यही दुआ कर रहे हैं कि कम से कम जनवरी माह में तेज सर्दी नहीं पड़े, और कई बार जनवरी के महीने में भी बारिश हो जाती है, और यह बारिश अफीम की फसल के लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है। एक अफीम उत्पादक ने चित्तौड़ दर्शन को बताया कि जो हीड़ी लगती है तो हीड़ी के लिए जो ये पर्दे बांधते हैं, तो ये पर्दे जब आपने दिवाली के आसपास इसकी अफीम की खेती की थी उसी टाइम में आपने लगा दी थी? नहीं, ये अफीम नहीं, ये जो हमने देख रहे हैं पर्दे, ये पर्दे 4 दिन हुए जी सर। तो एक बार पुनः हम जानना चाहते हैं, ये पर्दे आपने लगाए काय के लगाए? क्या सर्दी, क्या सवेरे के टाइम क्या होता है? सर्दी के लिए, सवेरे के टाइम के लिए, सर्दी से बचाव के लिए? बचाव के लिए।
लेकिन हम देख रहे हैं ऊपर तो पूरा खुला पड़ा हुआ है, ऊपर खुला है, खुला ही रहेगा सर। तो ऊपर सर्दी का प्रभाव नहीं आता? नहीं, ऊपर से फर्क नहीं पड़ता, जो वो हवा चलती है, हाँ, हाँ, हाँ। हवा से जो पौधे चले जाते हैं। अच्छा, तो खासकर आपको सर्दी से इसका काफी बचाव हाँ, बचाव के लिए जो इसीलिए ये करना पड़ता है। और हमने देखा कि हमने बहुत से खेतों में अफीम की खेती देखा, ये जो आपने लगा रखा है ये देवी की यहाँ माता, ये देवी की कालका माता के नाम के से। अच्छा, चुनरी आप कालका माता की लेके आए, तो पहले वहाँ आप जाते हो हाँ, और वहाँ उसके उनसे बाद कालका में माता पे आप हाजिरी लगाते हो जी सर। और उसके बाद वहाँ प्रसाद वसाद चढ़ा के फिर जब आपको जी सर। मिलती है हाँ। उसके बाद ही आप करते हो। जी सर। तो अफीम की फसल जब तैयार हो जाती जी है सर। तो उसके बाद भी आप जाते हो क्या? सर हम 3 बार जाते हैं। अच्छा, जैसे कि पहले एक तो आप बार गए, तो हम फर्स्ट में जो हमारे पास में सूचना आती है कि आप इसको पट्टा बो सकते हो। हाँ बोल सकते हो, पट्टा जो मिल जाता है आपको, नया जी ऑफिस सर। मतलब नवीनीकरण हो जाता है। हाँ सर। एक तो उस सूचना टाइम को जाते हैं। तो वो सूचना कौन आपको मुखिया देता है या वहीं से आती है? नहीं, मुखिया देता है। मुखिया से, ठीक है, तब आप जाते हो। बार है तो दूसरी बार हम जाते हैं तो जाएंगे अंदर। नहीं, एक बार तो आपने कहा मुखिया ने आपको सूचना दी कि आपका जी पट्टा सर। आपको वापस मिल रहा है नवीनीकरण, हाँ सर। तब आप जाते हैं कालका माता के। उसके सर। बाद उसके बाद जो हम अंदर घुसेंगे अच्छा, उसको काम चलाने के खेत लिए। में काम शुरू करेंगे नहीं, तो वो चीरने के लिए। वो तो मार्च के हाँ, मार्च हाँ, के उस टाइम उसकी तो बोल रहे हो। हाँ, नहीं पर ये जैसे आपने देखा अभी आपने लगा दिया बुआई के टाइम, जी सर। तो बुआई के टाइम नहीं जाते हैं, बस आप एक बार वहाँ भी जाते होंगे ना, पट्टा हाँ। मिलने के बाद जाते होंगे ना, हाँ। वो दूसरी बार। और तीसरी बार जब आप जो हमारा पूरा काम हो गया, वो वहाँ जो हमारे को माल देना है, जहाँ पे चित्तौड़ में जो विभाग है हाँ, नाटकोश विभाग का वहाँ वहाँ, पे माल देना है, हम्म। उसकी पूर्ति हो गई तो वहाँ पे भी बाद में जाएंगे। पहले अच्छा। उनका पूर्ति यानी उनका औसत जो हो जाता है, उनका औसत होने के बाद में पहले माता जी के जाएंगे। उनका पूरा काम होने के बाद में जो हमारे जो करना है जो हम करेंगे बाद में। अच्छा, लेकिन जो काश्तकार है, मैं इधर कई काश्तकारों से मिला हूँ, जी सर। उन्होंने कहा कि 10 आरी का जो आप बुआई करते जी हैं, सर। मुश्किल से 1700-1800 रुपए औसत आपको अफीम मिलती है 1 किलो की। 1 किलो ठीक है, 10 किलो आपने अफीम बोई तो सर। आपको मिले 17 या 18 हजार, हाँ। ज्यादा ज्यादा 20,000। जी सर। और पोस्ट दाना में आपको मिल जाते हैं करीब 50-60 हजार। हाँ। 1 लाख रुपए कभी होता है, कभी 80,000 रुपए नहीं क्विंटल होता, वो तो इस भाव के ऊपर है सर। वो भाव तो। के। और जो आप 10 आरी की जो खेती तैयार करते हैं अफीम जी की, सर, जी उस सर। पर आपका खर्चा मैंने पता लगाया कि लगभग हो जाता है 1 लाख, लाख ऊपर भी निकल लाख सकता है, ऊपर भी निकल जाता सकता है। मजदूर भी आते हैं आपके यहाँ, सब लोग आते हैं, तो 1 लाख। सर जो कम से कम हम सुबह में जो आदमी आएगा तो वो 2 घंटा काम करेगा। हम्म, हाँ, 2 घंटा काम करेगा अमल सुबह पे लूने के लिए, हम्म, तो वो आदमी जो 250-300 रुपये लेगा। हम्म, 10 बजे के बाद में आएगा, 10-11 बजे के बाद में, हम्म, तो वो आदमी 300 रुपये फिर बाद में लेगा। 700-800 रुपये नॉर्मल जो आदमी को देना पड़ता है, तो वो अपन के घर जैसे काम करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जब अफीम का फायदा नहीं है, नुकसान भी होता है, पर सर तो क्या करें? फिर लोग पट्टे के लिए इतनी होड़ क्यों मचती है? नेताओं की सिफारिश करते हैं और को धरना भी देते हैं, शाम को पट्टा मिलना चाहिए, पट्टा मिलना चाहिए, लेकिन आजकल सौदे वाला फायदा तो नहीं था अफीम का। सर जो गेहूँ, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, गेहूँ के लिए ये ठीक है, इसमें 20-25 हज़ार रुपये की दान की हो जाती है आदमी के। 1 बीघा के जो गेहूँ बाता है, उनके अलावा जो 10 आरी का जो अपन के पास में अमल का पट्टा है, तो 20-25 हज़ार रुपये दान की आराम से हो जाती है। दान की वो पैसा भी निकल जाता है और घर खर्चा भी निकल जाता है। ऐसे करके 20-25 हज़ार रुपये का गेहूँ के अलावा भी ये बच सकता है। अंतिम बात आपसे, जी सर। हालांकि आप तो ईमानदारी से खेती करते होंगे, इसमें जी, कोई जी डाउट सर। नहीं, आपकी पहचान से मालूम पड़ जाता है। जी सर। बहुत से काश्तकार ऐसे होते जी हैं जो सर। औसत अफीम सरकार को देनी होती जी है, सर। उसके अलावा अफीम कुछ बचा लेते हैं और वो तस्करों को बेच देते हैं। जी सर। तो ये जो तस्करों को बेचते हैं, तो तस्करों से जो सौदा जो भी लोग करते हैं, जी अफीम सर। जो काश्तकार हैं वो भी काश्तकारी होते हैं, तो जी वो सर। सौदा क्या बुआई के समय हो जाता है या बाद में नहीं होता सर, है? उसकी हम कुछ नहीं कह सकते, हमारे पास जो नॉलेज नहीं है। मैं यहाँ पे जो मैं ससुराल में रह रहा हूँ, मेरे पास जो लाइसेंस नहीं है इसका। अच्छा, जो हमारे जो माल होता है, कम हो ज़्यादा हो, कम से कम जो आप कितनी भी मेहनत करोगे तो 10 से फर्स्ट में जो 10-12 से ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, हूकते लास्ट में जो 8 से जो और भी अंदर उतर जाएगा। तो बहुत से लोग तो जो है पचे जो वो अफीम की जो लोग करे तस्कर जो सांवलिया सेठ की बेटे जावे, जी सर। बटे भी जो है, हाँ सर, वो मान रहा हूँ मैं। वो वो देखो ऊपर वाले वही जाने, वो जाने, सांवरिया जी का आपको नाम ले रहे हो, हाँ, वही जाने। वो जाने।
और उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन सर्दी से आपको बचाव करने के लिए सर, ये सारा हाँ। कुछ लगाना पड़ता जी है सर। ताकि सर्दी का असर जो है इस सर। फसल पर नहीं पड़े। हाँ सर, इसीलिए ये लगाते हैं। और जब हमने देखा जब मार्च में जब आपके डोडे चूरे लगभग तैयार हो जाते जी हैं सर। तो उस बार कई बार जो है वो बारिश भी आ जाती है, डोड अपने बारिश तो आ गई, ओले भी पड़ जाते हैं। सर हाँ। एक बार भी बारिश आ गई, ये अभी हाक है, हाँ। इसी में जो एक बार भी अभी भी बारिश आ जाएगी तो भी नुकसान है। तो भी नुकसान है आपको। एक बार जो बारिश आ गई तो आप एक बार बारिश आने के बाद आप देख लो कम से कम 25,000 रुपया कोर्स इसमें लगाना पड़ेगा। अच्छा, वो अलग नुकसान आपका। तो वो जो जब जाके वो रोटेशन पे आएगी, जो पहले है अभी है ये, तो उसी कंडीशन में इसको लाने के लिए कम से कम 20-25 हज़ार रुपये मान के चलो, आप 20-25 हज़ार को भूल जाओ, एक नहीं है वो। लेट गेहूँ बाए थे हमारे, अफीम बाते थे, तो अफीम जो बाए तो ये दीपावली के बाद में जो अफीम बो देते थे, पर अब अफीम के बाद में फिर गेहूँ बाए थे, इसीलिए गेहूँ पीछे पछते है। गेहूँ बताए तो गेहूँ को भी सर्दी तेज चाहिए। गेहूँ के भी तेज होगी तो भी गेहूँ पैदा होगे, तो इसलिए नहीं हो गया वो। और अभी सर्दी केवल 4-5 दिन से अच्छी पड़ रही है, कम से कम लगभग 8-10 दिन हो गए। और वही सर्दी आप कह रहे हैं कि यदि नवंबर पड़ती तो सर। उस टाइम आप बुआई कर देते हैं। हाँ सर। तो इसका कुछ असर पड़ेगा फसल पर भी, उत्पादन कुछ कम होगा? नहीं, सर्दी से तो और अच्छा होगा। नहीं, अगर आपने देर से जो बुआई की है जी सर, क्या हाँ, तो असर होगा, उसका असर कम पड़ेगा? होगा असर सर। पड़ेगा। फाइस्ट में जो अपन गेहूँ बाते तो जिस टाइम तो कम चाहिए सर्दी, जैसे जो बड़े होंगे हाँ। ज्यादा से ज्यादा इतना बड़े होंगे तो जिस टाइम को अपन को सर्दी फुल चाहिए, अच्छा, उस टाइम ही सर्दी फुल चाहिए, उस टाइम की फुल चाहिए। यानी कि अपन बात कर रहे हैं जनवरी फरवरी महीने की। जी सर। उस टाइम सर्दी तेज होगी तभी आपकी फसल तो गेहूं वो की अच्छी फुटान हो पाएगी। करेंगे, हाँ। और एक पौधे के कम से कम 4-5 पौधे होंगे, तो उनके 4-5 दानी आएगी, और दानी बोलते हैं हमारे ये गांव में, तो वो 5-4 दानी आएंगी, तो एक में कम से कम आप मान के चलो 20-25 जो दाने होते हैं गेहूं के, तो 5 दाने के अंदाज से आप लगा लो, 5 जो एक पौधा होता उसके 5 दानी आएगी। हाँ, समझ गया। तो ये एक दानी में 5 दाना आएंगे। यानी कि गेहूं की फसल जब तक कटाई होती है तब तक आपको सर्दी भरपूर चाहिए, वरना तो आपको जो है नुकसान होता है और उत्पादन भी कम होता है। जी सर। किसानों के बारे में कहा जाता है कि वह अन्नदाता है, हमारे माई बाप है, सब कुछ है। सरकार भी किसानों को लेकर बातें तो काफ़ी कुछ करती है, एवं किसी भी किसान का वोट हर किसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन किसानों की कई ऐसी समस्याएं, कई ऐसी पीड़ा है जिसका दुख दर्द जानने के लिए कोई भी नेता यहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। हमने कई काश्तकारों से बातचीत की और ज़मीनी स्तर पर जाकर उनकी जो समस्याएं हैं, पीड़ा है, उसके बारे में भी जानने की कोशिश की, जो आने वाले दिनों में चित्तौड़ दर्शन पर आपको बताएंगे कि आखिरकार किस तरह अन्नदाता सवेरे 4 बजे उठ जाता है, अपने खेत पर परिवार के साथ पहुंच जाता है, दिन भर कड़ी मेहनत करता है और उसके बाद फसल की रखवाली के लिए इस भीषण सर्दी में भी उसको रात में अपने खेत में रखवाली करनी पड़ती है, तब जाकर फसल तैयार हो पाती है। और हम कहते हैं कि अन्नदाता है, लेकिन आखिरकार अन्नदाता की, काश्तकारों की कोई सुनता क्यों नहीं है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के खेल मैदान में दमामी समाज की 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन शुक्रवार को विधायक चंद्रभान सिंह आक्या द्वारा किया गया। इसमें कुल 28 टीमें भाग ले रही है। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने शुक्रवार को निकटवर्ती राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गुजरखेड़ा में शहीद राधेश्याम गुजर की स्मृति में आयोजित रक्तदान शिविर में भाग लिया एवं रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। प्रयास संस्था द्वारा युवाओं में वैज्ञानिक सोच एवं खेल भावना विकसित करने के उद्देश्य से ग्रामीण खेलकूद, क्रिकेट एवं कबड्डी प्रतियोगिता एवं युवा सम्मेलन का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घटियावली में किया गया। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें, नमस्कार। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ के उपनगरीय क्षेत्र सैंती में एक जोर शोर से एक मिठाई की दुकान का उद्घाटन आगामी रविवार को होने जा रहा है, और इसी की एक दुकान उदयपुर में भी है,
जहां की अतिक्रमण करने पर नगर निगम द्वारा शुक्रवार को तोड़फोड़ की गई। और इसी तरह का अतिक्रमण चित्तौड़गढ़ में जो होटल खोली जा रही है, जो कि मिठाई की दुकान है, वहां भी किया जा रहा है और दिन भर इस दुकान के आगे अतिक्रमण किए जाने की कार्रवाई की जाती रही। और ये होटल के मालिक का दावा है कि उसका संबंध एक राजनेता से है, इसलिए उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता है। अब देखते हैं कि जिस तरह का अवैध निर्माण अतिक्रमण किया गया है इस होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकान के शुभारंभ को लेकर, उस पर प्रशासन हरकत में आता या है नहीं। और लाखों रुपए देकर एक फिल्म कलाकार को भी इस होटल के उद्घाटन के लिए बुलाया गया है। नमस्कार।